सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर्वेश जी, न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप जिस तरह से देखा जाए सर्वेश जी की अब पुराने संसद भवन से निकल के नए संसद भवन में प्रवेश करने का जो ये पूरा सफर रहा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रहने वाला है। क्या जी, सबसे पहले वो आपके सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की, गणपति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता हम सभी के जीवन में खुशियां लाए, चैनल के दर्शकों के जीवन में भी और आप सभी के जीवन में भी। देखिए, ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है। आज गणेश चतुर्थी का शुभारंभ है। गणेश भगवान आज पधारे हैं हमारे पूरे भारत वर्ष में। बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है और उस दिन एक भवन से हम दूसरे भवन में प्रवेश कर रहे हैं जी। जो भवन देश के लोगों के लिए कानून बनाता है, उसके भाग्य का जो कहिए कि वहां से तय होता है कि देश के लोगों के हर लोग शामिल होते हैं, चाहे इसमें एमपी हो, एमएलए हो, चाहे एक सामान्य वर्ग का नागरिक हो। उसके यह संसद करता है कि कैसे हमारा देश सुचारू रूप से चले। और मैं मानता हूं कि इसमें हर पार्टी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग लेना चाहिए और जिस उल्लास के साथ वो एमपी बन के आते हैं और अपने क्षेत्र के विकास की कसम खाते हैं और एमपी की बनने की सदस्यता लेते, वही मनोयोग से एक संसद भवन में प्रवेश कर देश की जनता के पुनरुत्थान के लिए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए काम करना चाहिए। न कि हमने देखा है, देखिए साल में हमारे 3 ही सेशन लगते थे पार्लियामेंट के, संसद के। सबसे पहला शुरुआत अगर कह लीजिए बजट सेशन से होता था, उसके बाद मॉनसून सेशन आता था, फिर इंटर सेशन शीतकालीन सत्र होता था। और ये जो एक्स्ट्रा सेशन, जो ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जब से हमने 1950 में संविधान को 26 जनवरी 1950 में जब से अपनाया है, तब से बहुत ही कम बार स्पेशल सेशन की जो कॉल की गई है। और जो नॉर्मल सेशन में हमने अभी भी देखा है, जो हमारा मॉनसून सेशन बीता है, उसमें देश के जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिए, बेकार की बातों का हंगामा करते। देखिए, संसद को चलाने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती, बिल्कुल एक सशक्त विपक्ष की भी होती है, एक सशक्त विपक्ष की भी होती है। और बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक सर्वेश में ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब इसका उद्घाटन किया गया था उस दौरान विपक्ष एकजुट था और साथ ही साथ नए संसद भवन का विरोध भी कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर समर्थन में आए सभी को एकत्रित होने के लिए कहा गया था कि नए संसद भवन में एक साथ प्रवेश किया जाएगा। वहां से लेकर ये सफर कितना ज्यादा विपक्ष के लिए मुश्किल रहा होगा अपने जो फैसला था उसको बदलने में? देखिए, ये उनका एक प्रोपेगेंडा था, उनके मन में यही था कि आखिर आज के कांग्रेस और कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे वो पच नहीं रहा है। 2014 के बाद आप देख लीजिए, देश के विकास के लिए कुछ भी काम हो रहा है। जीएसटी लागू हुआ, उसमें उन्होंने अड़चने पैदा की। एक देश एक कानून बनने में 370 जो हटाया गया, जम्मू कश्मीर के उन लोगों को भारत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध करवाने के लिए 37A को भी हटाया गया। उसके लिए उसमें अभी तक कहते आ रहे हैं कांग्रेस के सांसद कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी हम 370 को वापस पुनः बहाल कर देंगे जम्मू कश्मीर में। आप सोचिए कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। उनका एक ही मलाल है कि ये काम कोई कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ, आखिर नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। और बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि देश को आगे लेके चलना है, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो। क्या इतने दिनों में इतने देश के प्रधानमंत्री हुए? बीजेपी ठीक है, नेहरू जी के जो बहुत कुछ कालखंडों पे टीका टिप्पणी करती है, जो कि जैसे कश्मीर का मसला उन्होंने हमारे झोली में डाल के चले गए, चाइना को जमीन दे दिया। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने सब कुछ भुला के, जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबका योगदान है इस देश के निर्माण में। नेहरू जी से लेके, शास्त्री जी से लेके, माननीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी, देव गौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, आई.के. गुजराल जी, माननीय चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई जी, सबका योगदान है। उन्होंने सबके एग्जाम की बातें की।
तो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो ये थी, आप देखिए ना, अशोक स्तंभ की स्थापना की गई, उसमें भी ये चिल को मचाने लगे, टीका-टिप्पणी करने लगे। नया संसद भवन बनने लगा, उसमें भी ये चिल को मचाने। आखिर ये गुलामी की हम प्रतीक को क्यों रखते अपने साथ, हम क्यों उसमें जिए? बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, ये क्यों दिल्ली में मौजूद है? वहां पे क्यों नहीं पृथ्वीराज रोड मौजूद है? क्यों नहीं महाराणा प्रताप रोड मौजूद है? क्यों नहीं भगत सिंह रोड मौजूद है? क्यों नहीं चंद्रशेखर आजाद मौजूद है, रोड मौजूद है? क्यों नहीं बिस्मिल्लाह खान रोड मौजूद है? क्यों नहीं बाकी के जितने स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम पे मौजूद है? पूरे भारत वर्ष में आप जहां भी जाएंगे, किसी राज्य में महात्मा गांधी जी के नाम पे रोड मौजूद है, लेकिन बाकी के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे क्यों नहीं मौजूद है? जवाहरलाल नेहरू जी के और गांधी परिवार के नाम पे सैकड़ों योजनाओं का नाम है। आप एक अंदाजा लगाइए कि खेल के जो कहिए भारत वर्ष में ध्यानचंद जी से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन उस खेल पुरस्कार का नाम दे दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो विपक्ष की सबसे बड़ी मुश्किल और जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी ये सब काम क्यों कर रहे हैं? जब उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं तो ये पूरे भारत वर्ष में इन महिलाओं को जो इज्जत भर मिला, मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे सर्वेश जी, लेकिन हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि अब से कुछ ही समय में नए संसद भवन में गृह प्रवेश कर दिया जाएगा, लेकिन हम अगर पुराने दिनों में वापस जाएं और देखें कि उस समय जो विपक्ष था लगातार बायकॉट करने की पुरजोर कोशिश यहाँ की जा रही थी कि नए संसद भवन का बायकॉट करेंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे। किस तरह से समझते हैं आप? देखिए जया जी, विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष के काम का विरोध करना, सत्ता पक्ष जो गलत कर रहा है जनता के हित से उसको समझाना और उसको जनता और सत्ता के बीच में बात को सामंजस्य बनाना। जो नया संसद भवन है, नए भारत का नया संसद भवन, इतिहास लिखा जा रहा है। आज पुराने संसद भवन में अभी फोटो सेशन का कार्यक्रम कुछ देर में चलेगा। फोटो सेशन के बाद सारे सांसद प्रधानमंत्री के साथ पैदल ही नए संसद भवन में जाएंगे और जो महिला आरक्षण बिल है उस पर शायद आज चर्चा चल सकती है नए संसद भवन में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, नए भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है नया संसद भवन। नया संसद भवन में बैठने की भी व्यवस्था देख लीजिए। जो पहली संसद, जो पुराना संसद भवन था उससे अधिक सीटें लगी हैं। हो सकता है कि भारत की परिदशा देख के कि हम अन्य राज्यों में छोटे छोटे और लोकसभा बढ़ाएंगे, सीट बढ़ेगी, तो सीट संख्या काफी पर्याप्त है, चाहे वो सांसदों के बैठने के लिए हो, चाहे दर्शक दीर्घा हो, चाहे मीडिया दीर्घा हो, सीट को भी बहुत पर्याप्त बनाया गया है आगामी वर्षों को देख के, देश की जनसंख्या को देखते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि सर्वेश इस बीच ये भी समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि हमारा जो लोकतंत्र है पुराने दिनों से काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, और अब भी क्योंकि एक रेलवे स्टेशन पर सोने वाला बच्चा संसद तक पहुंच गया, इस बयान को लेकर कितना तारुफ रखते हैं आप? इस बयान को आप समझ सकती हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टी आए किस लिए आए। ये कहे कि जो समाज के निचले वर्ग का तबका है उसकी पहुंच नहीं है और हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, बिहार में लालू यादव का उदय हुआ, नीतीश कुमार का हुआ, उधर आप साउथ में देख ले डीएमके बना, एडीएमके बना। ये सब कांग्रेस की जो नीतियां थी उन सब से हटके ये सारी पार्टियां बनी। बीजेपी भी का भी जो उदय हुआ ये क्यों हुआ? कांग्रेस की नीतियों के विरोध के कारण ही हुआ। तो ये जो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र आए दिन मजबूत हो रहा है। अगर हम अपने लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे, हम विदेश की धरती पे जाएंगे और वहां कहेंगे कि भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं है। भारत में जितने भी एक ही वर्ग की तुष्टीकरण में कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए, बाकी की जितनी क्षेत्रीय पार्टी आई वो उसी धर्म विशेष के तुष्टीकरण में लग गई। और अगर कोई हिंदू बहुल लोगों की बात करता है तो उसको वो क्या करार दे दिया जाता है कि ये तो
संविधान के अनुरूप भी नहीं है। ये तो कम्युनल की बात करता है। आप मान लीजिए कि आज जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाके पूजा करता है तो बहुत अच्छा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के साथ साथ रोड को छेद के नमाज पढ़ता है तो बहुत अच्छा। हिंदू अगर कोई धर्म विशेष की पूजा करने लगे, आज गणेश चतुर्थी मनाने लगे, अगर प्रधानमंत्री जी आज गणेश की पूजा होकर नए संसद भवन में जा रहे हैं, आप देखना ये जो टुकड़ मुट्टे नेता हैं और उस पर कितनी टीका टिप्पणी करेंगे। जब यही नया संसद भवन बना था, संगोल की स्थापना हुई थी, वहां पे धर्म शासना सभा का आयोजन किया गया था जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, हजारों साल से हम उसकी अपनी संस्कृति को कैसे मिटा देंगे। और इनका एक ही होता है कि मुसलमान, अरे मुझे एक बात बता दीजिए, देश के आजाद के बाद 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम बनाए गए। बिल्कुल, कई सारी ऐसी चीजें रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से नया इतिहास रचता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब से कुछ ही देर में नए संसद भवन की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, पुराने संसद भवन की अपनी ऐतिहासिक यादें हैं और नया संसद भी ऐतिहासिक रूप से बनकर तैयार है, भव्य रूप से बनकर तैयार है। हमारे साथ केंद्रीय भी बीजेपी के प्रवक्ता है, हम बातचीत कर लेते हैं। आज किस तरीके से देखते हैं नए संसद भवन में आज प्रवेश हो रहा है, गणेश चतुर्थी का भी दिन है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को गणेश की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने संसद, स्वदेशी संसद की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऐतिहासिक दिन है, आज हम लोग एक काम को इतिहास बनाने जा रहे हैं। 75 साल हमारी संसद चली, 75 साल हमारे कानून बने, हमारा देश चला। और दूसरी तरफ आज हम उस भवन में अपनी संसद को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो वहाँ से आज हमारा लोकतंत्र मंदिर संचालित होने वाला है, जो अपनी तकनीक से बनी है, अपने विचारधारा से बनी है, अपनी संस्कृति के अनुसार बनी है, अपनी सरकार के द्वारा बनी है। बहुत बना दिन है और आज सामूहिक प्रदर्शन भी है। आज पुराने संसद के भी फोटोग्राफ हो रहे हैं ताकि इतिहास में उसको रद्द कराया जा सके। नई संसद में भी सामूहिक रूप से सभी। बिल्कुल पीयूष, आपके पास वापस आएंगे और भी तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन राघवेंद्र जी, लेकिन इस चीज को यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जिस तरह से आज नए सदन में कार्रवाई शुरू होगी, वो कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, नए संसद भवन की आज औपचारिक तौर पे ऐलान हो गया है, सब लोग बैठेंगे और मुझे लगता है कि जो सबसे पहला काम होगा, महिला आरक्षण बिल को ही लेके चर्चा होगा, क्योंकि महिलाओं के बिल को लेके काफी अरसे से मामला लटका हुआ था। राज्यसभा में तो पास हो गया था 2008 में, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। उसमें कुछ बाउंसर और सांसदों ने बायकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से मामला अटक गया था। महिला आरक्षण बिल के अनुसार संसद के और राज्य की जो भी विधानसभा सीटें हैं, उनमें 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा, चाहे वो SC/ST की महिलाएं हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की महिलाएं हो। जिस भी तरह का सीट होगा उनमें 33% का आरक्षण दिए जाने का प्राविधान है। इस बिल के अनुसार अनुसूचित जात और जनजात के लिए भी आरक्षित वर्गों में उनका प्रावधान है। वो भी अपने समुदाय की जो आरक्षित की सीटें होंगी उस पर लड़ सकती हैं, चाहे वो लोकसभा की सीटें हो या विधानसभा की सीटें हो। लगभग 27 साल से ज्यादा समय से लंबित था ये बिल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल में कांग्रेस भी पक्षधर है और बीजेपी भी पक्षधर है। दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां इस बिल की पक्षधर है, जिसके कारण जो है आज संसद में पास हो गया। संसद में बहुत बड़ा पास। नए संसद में महिलाओं को लेकर चर्चा होगा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत की आधी आबादी को आज सुनने को, देखिए अगर मैं बात करूं 543 सांसदों में, तो आज के डेट में 78 सांसद ही है महिला, और राज्यसभा में लगभग 14% सांसद हैं। तो जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उनमें महिलाओं की सहभागिता होगी, और जो आरक्षण होगा महिलाओं के लिए 33%, वो अपने आवाज को, अपने समुदाय के आवाज को और खासकर महिला वर्ग की आवाज को बुलंद करेंगे संसद में और राज्यसभा में। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इस पर आज मोहर लगती है या फिर कल, ये तो अब से कुछ ही समय में पता चल जाएगा, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर्वेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब नए सदन में गृह प्रवेश होने जा रहा है, पुराने सदन में फोटो सेशन हुआ, तमाम यहाँ पर नेतागण, मंत्रीगण, सभी सांसद मौजूद रहे। चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे। एक काफी ज्यादा ये भावुक पल हो जाता है, क्योंकि कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सदन में संबोधन दे रहे थे, उस समय भी काफी ज्यादा भावुक नजर आए थे, और वहीं पर आज भी देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है
78 साल से हम जिस संसद भवन में बैठ रहे हैं, काफी अहम बात है। एक लगाव सा हो जाता है, क्योंकि जो भी सांसद, मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा सांसद नहीं है जो जिसको उस सीट से और उस सभा से और जो उस वहां की ईंट से भी लगाव होता होगा। तो अगर पुराने घर को छोड़ के नए घर में जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं ज्यादा ये तो भावुकता वाला पल हो जाता है, क्योंकि सर्वेश अगर देखें इस बीच कि काफी ज्यादा सभी सांसदों के लिए, सभी यहाँ पर जितने मंत्रीगण नेतागण, सभी के लिए भावुकता वाला पल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पत्रकारों का भी जिक्र किया था, ये कहा था कि वो उन पत्रकारों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पल होगा, भावुक वाला पल होगा, जो तकनीकी के अभाव में भी यहाँ पर तत्पर रहे हैं, कार्य किया है, इसके साथ ही एक एक जो अपडेट थी, सूचना थी, वो लोगों तक पहुंचाई है, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा भावुकता वाला पल होगा। हाँ, आपने सही कहा। की बात है कि बिल्कुल राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे। बिल्कुल सर्वेश जी। हाँ जी, ये जो पल था, ये सचमुच भावुक पल है, ये पूरे देश के लिए है। और सचमुच उस पार्लियामेंट से देश के दिग्गज पत्रकार, जो मूर्धन्य पत्रकार कहिए, कुलदीप नैयर, उसके बाद बड़े बड़े पत्रकारों ने वहां से रिपोर्टिंग की थी। और देश की जो दशा दिशा बनाने में देश के पत्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पत्रकारिता, जर्नलिज्म तो कहा ही जाता है कि ये चौथा स्तंभ है भारत के, अगर कहा जाए तो उसका चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को। और वहां पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अभी हम डिजिटल एरा में आ गए हैं, तो अभी हमारे पास वहां से पत्रकार जो प्रोसीडिंग होती है उसके मेन बातों को तुरंत ट्वीट कर देते हैं, और चैनल में बैठे लोग न्यूज बना के उसको पब्लिश करते हैं, चलाते हैं, और ये होता है। ANI से फीड आ जाती है, वहां से चैनल के लोग, दूसरे चैनल वाले उस फीड का यूज करके अपने चैनल पे न्यूज बना के दिखाते हैं। और ये इस दौर में हुआ। याद करिए वो 1950 के दशक, 60 के दशक, जब टीवी नहीं थी, सूचना की इतने आदान प्रदान का वो माध्यम नहीं था, तब भी पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता धर्म निभाते हुए, जब सेशन खत्म होता था, शिफ्ट वाइज वहां पे पत्रकार होते थे, एक शिफ्ट का जाके रिपोर्टिंग करके फिर दूसरी शिफ्ट पे आते थे। और यही न्यूज एजेंसी का पूरा दायित्व होता था कि हर एक छोटी से छोटी बातें जो पार्लियामेंट में घटित हो रही है, जो ऑन द रिकॉर्ड है, उनको जनता तक पहुंचाए, जनता के जुड़े मुद्दे से लिखे। कौन सी भी जो कोई भी अगर पॉलिसीज आ रही है तो वो जनता के लिए कितना अच्छा है, जनता को उससे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये सब जो है सरलीकरण करके, जो हर देश के हर भाषा के लिखने वाले पत्रकारों ने अपना योगदान किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा योगदान रहा है यहाँ सभी का देखने को मिला, और ये काफी ऐतिहासिक पल भी है। हमारे साथ पीयूष भी हैं। पीयूष, अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा उत्साह है नए सदन को लेकर? कल किया था और आपने सुना भी था, प्रधानमंत्री ने हर चीज का जिक्र किया था। जमीनी स्तर की बात करें तो काफी लोगों में उत्साह है कि भारत का अपना संसद भवन भव्य रूप से बनकर तैयार है और आधुनिक रूप से बनकर तैयार है। सनातन की तमाम जो चीजें हैं उसमें फिर हुई है। आपने सेंगोल का उस समय जिक्र देखा कि सेंगोल को किस तरीके से लेकर सेंगोल पर चर्चा की गई थी, उसमें नंदी भगवान की उसमें विराजमान इस तरीके की तस्वीरें भी आई, और प्रधानमंत्री ने सेंगोल को स्पीकर के बगल में स्थापित किया था। सबसे बड़ी बात है कि तमाम चीजों को, भारतीय परंपरा को भी पूरे नए संसद भवन में पिरोया गया है। न सिर्फ आधुनिक की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से आप देखिए, चाहे डिजिटल गैजेट्स की बात करें, जो हाईटेक स्पीकर की बात करें, हाईटेक माइक की बात करें, जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे गए हैं, और खासतौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण इसमें इंतजाम किए गए हैं। और आपने देखा कि तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे सुरक्षा कर्मियों के भी जो वर्दी है वो बदले गए हैं, जो संसद भवन में तैनात होते रहते हैं, और आज तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और तमाम जो कर्मचारी हैं उनके वेशभूषा को जो अगर आप देखेंगी तो उसमें भी काफी बदलाव किया गया है, और कहीं कहीं भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति उसमें झलकती है। तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है कि जो भारत की परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं अब और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी। हालांकि पुराने संसद भवन में भी देखने को मिलती थी, लेकिन नए संसद भवन में नए तरीके से भारतीय संस्कृति भी देखने को कहीं न कहीं मिलेगी। इसको भी इसमें पिरोया गया है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज विपक्ष की भूमिका देखने वाली होगी कि क्या विपक्ष आज किसी मुद्दे पर कहीं न कहीं सरकार से सवाल पूछता है। खासतौर पर विपक्ष की जो मांगे थी, कल आपने देखा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर हम चर्चा चाहते हैं। कल जिस तरीके से खबरें आई कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में
कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है और एक तरीके से मंजूरी दी गई है महिला आरक्षण बिल को, और एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब सोनिया गांधी आज संसद पहुंचती है तो निश्चित रूप से जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप महिला आरक्षण बिल पर क्या सोचते हैं, तो वो कहती हैं कि ये तो अपना ही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसे अपना बताने की कवायद कर रही है। हालांकि पहले भी इस बात का जिक्र हुआ था, पहले भी महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने दावे कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात महिला आरक्षण बिल को लेकर इसलिए है क्योंकि किसी भी तरीके से किसी बड़ी पार्टी का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, किसी भी तरीके से विरोध नहीं है। और महिला आरक्षण बिल अगर दोनों सदनों के पास हो जाता है, राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, तो निश्चित रूप से आप देखिए आज महिलाएं कहाँ हैं, आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, इसरो में आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। अब ये बिल पास हो जाता है, आज भी आकर 2 दिन रखे गए हैं, देखते हैं कि किस दिन ये बिल पर मोहर लगती है। लेकिन राघवेंद्र, इस बीच में ये भी समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जिस तरह से एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ क्या आज नए सदन में INDIA गठबंधन एक साथ नजर आएगा और एक साथ एक ही मुद्दे पर क्या सरकार को घेरेगा? 30 सेकंड मुझे समय दे दीजिए, मैं पत्रकारों पे पहले बोल रहा था। देखिए, बहुत काफी अरसे बाद कोई प्रधानमंत्री है जो संसद भवन में भारत के पत्रकारों को लेके बोले। पत्रकारिता जो है देश का चौथा अघोषित स्तंभ है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कानून नहीं है, चाहे वो तहसील स्तर का सुरक्षा हो, चाहे वो जिले स्तर का सुरक्षा हो, प्रदेश स्तर का सुरक्षा हो या देश स्तर का सुरक्षा हो। बहुत सारे ऐसे पत्रकारों के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में कहे कि हम उनसे मिलते हैं, सीखते हैं, उनकी वाणी से बुढ़ापा तक आ गई इसी संसद भवन को कवरेज करते हुए। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभी कदम नहीं उठाया जाता है जिससे असुविधा को झेलते हुए जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता को आयाम देते हैं, छोटी छोटी खबरों को देश के स्तर तक, बड़े स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। नए संसद भवन में पत्रकारों के बैठने की तो सुविधा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक और निवेदन है कि जो जिले स्तर और क्षेत्रीय पत्रकार है उनके लिए भी परिषद का गठन करा दें। और जो पक्ष विपक्ष की बात कर रही है, देखिए विपक्ष का काम ही है हल्ला करना। चंद दिन बचे हैं चुनाव में, अब कल तक तो वो उद्घाटन से बाइकाट कर रहे थे, आज उनको नए संसद भवन में बैठने को मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला होगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जितना उनको समर्थन है उतना ही पक्ष को भी समर्थन है। और महिला आरक्षण बिल पे अभी सोनिया गांधी जी भी कह रही थी कि ये मेरा बिल है, तो बहुत आसानी से ये बिल आज पास हो जाए, कल पास हो जाए, इसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला की जरूरत नहीं होगी जी। लेकिन कई और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले सर्वेश जिसको लेकर चर्चा आज की जाएगी, क्योंकि विशेष सत्र छोटा भले ही हो लेकिन उस पर महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, मोदी जी जो भी करते हैं वो हमेशा विशेष होता है। राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे, राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे। जी सर्वेश जी, आप जरा सुना करिए किनके लिए प्रश्न है। देखिए, ये संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया क्योंकि इसमें कुछ विशेष बातें होनी है। सबसे पहले आरक्षण बिल की बातें हो गई जो बहुत ही विशेष था, आज से नहीं कब से लंबित पड़ा था ये, और बाकी की जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है वो ही इसका विरोध कर रही थी, उसमें कुछ से कुछ अड़ंगा लगाते, नहीं तो ये महिला बिल कब का पास हो गया रहता। तो आज चुनाव 2024 में है, हर पार्टी को वोट बैंक दिखता है, और बीजेपी का कहिए कि जो वोट बैंक, महिला वोट बैंक बहुत ज्यादा है। यूपी जो सबसे ज्यादा सीट देता है जिस पार्टी को, वही सेंटर में गवर्नमेंट बनता है, ये एक इतिहास रहा है। और यूपी में योगी को जिताने में भी महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा रही है, तो बीजेपी भी इस चीज को लेके चल रही है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब सभी पार्टी एकजुट होकर आएंगे, क्योंकि ये वो उनके घर की महिलाओं के सम्मान की बात है। केवल बीजेपी अगर ये कानून लेके आएगी तो बीजेपी के महिलाओं, ऐसा नहीं है, पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के महिलाओं के सम्मान के लिए बात है कि 33% का आरक्षण उन्हें दिया जाए। जब हम कहते हैं कि कंधे से कंधे मिला के, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो बहुत लगाया जाता है कि कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बात होती है, क्या उस पर भी चर्चा होगी। दूसरी बात जो UCC जो कानून है उस पर भी चर्चा होने की, और भी तमाम जो बहुत सारे जो बिल
कुछ महत्वपूर्ण बिल लंबित रह गए थे मॉनसून सेशन में, उसको इस सेशन में पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए इन पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टी का देखिए मकसद है कि सुचारू रूप से इस सेशन को चलाए, क्योंकि जब बिल सरकार अध्यादेश या ध्वनिमत से पारित करवा देती है, फिर ये बाहर जाके जनता को कहते हैं कि सरकार ने हमसे सलाह मशविरा नहीं किया। अब ये सेशन किस लिए होता है कि सरकार अगर कोई बिल लेके आ रही है तो आप सरकार को घेरिए, उस बिल में जो कमियां हैं आप अपना इनपुट दीजिए और सरकार को मजबूर करिए कि उसको बदलिए, और तब पूर्ण रूपेण वो बिल बन के पारित हो। लेकिन ये अपोजिशन पार्टी उस समय हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं। आप देख लीजिएगा मॉनसून सेशन में भी कितने ऐसे बिल पारित हुए जिसमें एक भी अपोजिशन भाग नहीं लिया, केवल और केवल दिल्ली का बिल। क्यों? क्योंकि उसमें सभी को अपना एजेंडा तय करना था, तो वहां पे पूर्ण बहुमत बनाया और उस बिल पे पूर्ण रूपेण चर्चा की। उससे पहले कितने बिल पारित हुए मॉनसून सेशन में भी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। पॉलिटिकल पार्टी मतलब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल विपक्ष में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये जो बीजेपी बिल लेके आई है इसमें जनता के लिए कुछ अगर पॉइंट गलत है या कुछ ऐड करवाने हैं तो हम उस पर सार्थक बहस करके सरकार को आग्रह करें या मजबूर करें। लेकिन जब जरूरत होती है, जब जहां पे समय है वहां पे ये नहीं करते, बाहर में आके फिर हंगामा करते हैं कि सरकार ने हमसे नहीं पूछा। किसान बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहले भी देखा है, क्योंकि पीयूष अगर इस बीच में देखे कि जो सत्र पिछली बार चल रहा था, जहां तक मुझे याद है 18 या 19 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चला था, लेकिन उस दौरान सिर्फ हंगामा देखने को मिला था सत्र के दौरान। या मणिपुर का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो, इस तमाम मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आया था और उस दौरान बिल पास होने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें हुई थी। क्या इसी के आधार पर आज भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष अपनी मांगे रखता है, अपनी आवाज उठाता है, और खासतौर में जब सदन की चर्चा होती है तो जो मांगे होती है वो विपक्ष उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस बार अपील की है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक छोटा समय है, करीब 2 से 3 दिनों का और वक्त बचा हुआ है और इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं। इस पर विपक्ष का जो सहयोग है वो प्रधानमंत्री ने मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष क्या महंगाई के मुद्दे पे या किसी अन्य मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद करता है या शांतिपूर्ण तरीके से सरकार जो बिल पेश कर रही है उसका समर्थन करते हुए नजर आता है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि महिला आरक्षण बिल पर कहीं न कहीं विपक्ष की एक तरीके से सहमति है। हालांकि इस बात को भी देखना होगा कि उस दौर में जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था तब तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने, उनके सांसदों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था और वो पार्टियां अभी भी फिलहाल इंडी अलायंस की सहयोगी है। तो उन पार्टियों की भी भूमिका देखनी होगी, उन पार्टियों के सांसदों की भूमिका देखनी होगी कि आज अगर आज संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होता है या संभवतः कल होता है या जब भी पेश होता है, तब इन पार्टियों की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। क्योंकि अब विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया है और जो भी फैसला लिया जाता है सामूहिक रूप से लिया जाता है और कहीं न कहीं चर्चा की जाती है, उसके बाद भी सरकार को किसी मुद्दे पर घेरा जाता है। आपने देखा कि मणिपुर मामले पर जब सरकार को घेरना था, पिछली बार जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है उसके 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है और उसके आधार पर पूरा सत्र कहीं न कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण बिल सरकार पेश करती है और पास भी करवा लेती है। दोनों ही दिल्ली सेवा बिल एक महत्वपूर्ण बिल था। इसके साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है, निश्चित रूप से कई बातें कही जा रही है कि करीब 8 बिल है जिसमें 4 बिल महत्वपूर्ण है, उनको सरकार को पास कराने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विशेष सत्र संभवतः इसीलिए बुलाया गया है कि जिसमें जो बिल है, जिसमें जो कानून है वो कहीं न कहीं सरकार पास करा सकती है, बिल पास करा सकती है। तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, जब बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, तो ऐसे कई मौकों पर ऐसे फैसले लिए गए हैं जब कयास किसी और बात को लेकर लगाया जाता है लेकिन फैसला कुछ और हो जाता है। आपने देखा कि देश के चुनाव को लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र शायद संभवतः इसलिए बुलाया गया है। हालांकि एक देश के चुनाव के लिए बाकायदा समिति जरूर बनाई गई है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं। लेकिन अचानक से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो जाती है और केंद्रीय कैबिनेट के सचिव के हवाले जानकारी मिल रही है, उसको मंजूरी मिल जाती है। अभी भी वक्त बचा है 3 से 4 दिनों का और इस दौरान भी सरकार कई
महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी इंतजार करना होगा। अगर वाकई में सरकार इस देश के चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से जो भी सरकार के एजेंडे में है, खासतौर से जो बीजेपी के भी एजेंडे में है, उस बिल को पास कराने की पूरी कवायद और कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। हालांकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज नए संसद भवन में हमारी तमाम सांसद, चाहे वो पक्ष के हो या वो विपक्ष के हो, पहुंचेंगे और आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उम्मीद यही लगाई जा रही है, चाहे बीजेपी की बात करें या देश भी यही चाहता है कि सार्थक बात हो। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई का जो मुद्दा है वो देश का है, जनता का है, और महंगाई के मुद्दे पर हम सरकार से सवाल पूछेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो किन विषयों को लेकर चर्चा होती है। फिलहाल तमाम जो संबोधन के कार्यक्रम है, तमाम जो अन्य कार्यक्रम पुराने संसद भवन में रखा गया है, उसको कहीं न कहीं किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि फोटो शूट हुआ और थोड़ी देर पहले आपने देखा तमाम सांसद यहाँ पे पहुंचे हुए थे और सभी सांसद आपस में मिलजुल कर बात कर रहे हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा है कि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, तमाम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी सदन की कार्रवाई खत्म होती है तो निश्चित रूप से चाहे वो विपक्ष के सांसद हो चाहे वो पक्ष के सांसद हो, एक साथ नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद काफी सांसद एक साथ भी नजर आते हैं, लेकिन आपसी तनातनी लगातार दिखने को मिलती है। राघवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब आज से नए जो सदन की कार्रवाई वो शुरू हो जाएगी, कल से विशेष सत्र शुरू हो गया था, आज दूसरा दिन है, तो इस बीच अगर हम बात करें INDIA गठबंधन की तो उसकी क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किस तरह से समझेंगे हम? देखिए जया जी, जब भी अभी जब संसद सत्र शुरू होने को आया तो देश की मीडिया और विपक्ष में तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि ये होगा, लेकिन अचानक महिला बिल पे विधेयक को पास कर देना मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी जो भी करते हैं उसको बहुत ज्यादा प्रचारित पहले नहीं करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे 370 रहा हो, या तमाम जो भी है। जो इंडिया है, इंडिया के पास चूंकि पहले जो सत्र चला उसमें मणिपुर की घटना थी, उसको लेके हो हल्ला हुआ। मौजूदा स्थिति में इंडिया में अभी कोई इस तरह की नहीं हो हल्ला की स्थिति है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं हल्ला करने के लिए। अभी वो पैदल मोदी जी के साथ नए संसद भवन में जाएंगे और मुझे लगता है कि आज के दिन वो नए संसद भवन में आनंद लेंगे मोदी जी के और अपने के बीच जो वाद विवाद होगा उसका। अब जो चर्चा होगी उस पे हो हल्ला मुझे लगता है कि कल हो सकता है। आज का जो दिन भर का कार्यक्रम रहेगा वो शांत एकदम माहौल में रहेगा, क्योंकि आज कुछ इस तरह का विशेष कार्यक्रम संसद भवन में नहीं है। फोटो सेशन के बाद जो भी कार्यक्रम होंगे वो केवल चर्चा पर चर्चा के होंगे, और जिससे इंडिया बाइकाट नहीं करेगा। अगर इंडिया लगातार बाइकाट करता रहा संसद भवन का तो देश की जनता देख रही है और देश की जनता जवाब देने को भी तैयार रहेगी। जया जी, बिल्कुल, जवाब तो जरूर दिया जाएगा क्योंकि देश की जनता सब देख रही है। क्योंकि इससे पहले की भी हम बात करें सर्वेश जी की, जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था, लगातार कई मुद्दे ऐसे थे जो बार बार उठाए जा रहे थे और ये साफ तौर से कहा गया था कि जब तक इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी विस्तार के साथ, तब तक आगे सदन नहीं चलने देंगे, कार्रवाई नहीं चलेगी। तो ये साफ तौर से विपक्ष की तरफ से देखने को मिला था। क्या अब ऐसे ही नए सदन में भी आज से देखने को मिलेगा? विपक्ष अपनी जो कहते हैं कि नीति, उनका जो आचरण है उससे कभी भी बाज नहीं आएगा जी। वो किसी भी चीज को उठा सकते हैं। जब मैंने आपको कहा ना कि यही नए संसद भवन के निर्माण में जब संबोल की स्थापना से पहले अशोक स्तंभ जो 4 से होता है उसकी स्थापना पे वो जब इतने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और मणिपुर के बिल की चर्चा के लिए Day 1 से गृह मंत्री जी और स्पीकर, माननीय स्पीकर साहब ने कहा चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उनका एक धर्मिता था कि पहले प्रधानमंत्री आके जवाब देंगे। अरे प्रधानमंत्री तो आके जवाब देंगे, पहले आप बिल पे तो चर्चा कर लेते। बिल्कुल, लगातार यही मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री इस पर अपना कोई रिएक्शन दे, इस पर चर्चा करे आके खुद, और प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया था। अब मुझे एक बात बताइए कि आप एक धर्मिता को लेके 10 दिन तक आप संसद को नहीं चलते देते हैं। लोकसभा राज्यसभा को चलाने के लिए कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा आता है जी। आपको समझ, ये उन टैक्स पेयर्स की मनी है जिसमें आप हम देश का तमाम नागरिक शामिल है इस चीज को। और एक अनुमान लगाइए कि 3 सेशन पार्लियामेंट की बैठती है जी। मिला जुला कम से कम 50 से 60 दिन का ये सेशन होता है। तीनों सेशन को अगर मिला दिया जाए तो पूरे
साल में 365 दिन में, जी और उसमें ये अपोजिशन वाले हंगामे की भेंट अगर चढ़ाएंगे तो फिर जनता के लिए जो वहां पे बातें होंगी ये कब करेंगे? बिल्कुल केवल ये राजनीति करने, जनता को भ्रमित करने के लिए आते हैं। मैंने बार-बार कहा है कि संसद को चलाने के लिए केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, जितना सत्ता पक्ष उसके लिए जिम्मेदार है, उससे अधिक विपक्ष जिम्मेदार है। बिल्कुल। क्योंकि अगर सत्ता बिल लाता है पलड़ा तो उस दोनों बिल में तरफ क्या से ही बराबर होना चाहिए, तभी आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और जितना सत्ता पक्ष अगर कोई बिल जी लाता है तो उसमें क्या खामियां हैं, क्या देश के लिए अच्छाई है, बुराई है, ये विपक्ष को उजागर करने का बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन ये जी उस बिल पे चर्चा ही नहीं करते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, बजट सेशन आया, मानसून सेशन आया, जी कितने बिल में सार्थक बहस में कांग्रेस या अदर अपोजिशन पार्टी ने भाग लिया, सिवाय एक जो दिल्ली सर्विसेज बिल आया था, जिसमें सभी ने अपनी नाक की पट्टी का पता बना के उस बिल पे अरविंद केजरीवाल का सहयोग किया था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष कम से कम जब जब सदन की बैठक बुलाई जाती है जी उसमें एक सार्थक बहस करें। राजनीति करने के लिए आप बाहर करिए, लेकिन वहां पे आप सरकार को घेरिए। अगर देश में महंगाई है तो सरकार को घेरिए, देश में बेरोजगारी है तो आप सरकार को संसद के सत्र में घेरिए और सरकार को मजबूर करिए कि आप इस पे जवाब दीजिए। बिल्कुल क्योंकि जवाब के साथ साथ कार्रवाई चलना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पीयूष, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि सभी चीजें तैयार हैं, पुराने संसद भवन में फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब से कुछ ही देर में नए सदन की ओर प्रवेश कर जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल है और इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है तो आपको अपडेट देते हैं कि जो अभी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज भी महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस महिला आरक्षण बिल को पेश कर सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से बयान नहीं दिया गया है, लेकिन प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल को पेश कराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला आरक्षण बिल को पेश कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि नए संसद भवन और पुराने संसद भवन की अगर हम बात करें, तमाम खूबियां हैं, तमाम खासियतें हैं। चाहे नए संसद भवन में सांस्कृतिक परंपरा की बात करें, भारतीय परंपरा की बात करें, उसको पूरी तरीके से पिरोया गया है। इसके साथ ही पूरी तरीके से आधुनिक है। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से कार्यक्रम फिलहाल पहले से तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में संविधान की काफी कॉपियां होगी और उनके साथ तमाम जो सांसद है उनके पीछे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक प्रधानमंत्री पैदल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब पैदल जाते हुए नजर आएंगे, उनके पीछे जितने भी सांसद है वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब आपको बता दें कि नए संसद भवन में गृह प्रवेश होने जा रहा है। पुराने संसद भवन में जो तस्वीरें थी, जो स्मृतियां थी, वो क्लिक की गई है और साथ ही वो साझा भी की गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।